Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I am Shahzad Wahid, your biology mentor. My dear students, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स और देखेंगे कि हम प्लांट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए पहले क्या करते रहे हैं और आज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। इस सारी अप्रोच के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, वो इंसानियत को ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में बेटर क्वालिटी की फूड प्रोवाइड करना। आइए देखते हैं कि इस सारे प्रोसेस को हम कैसे करते हैं। टॉपिक का नाम लेटेस्ट टेक्निक्स यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्लांट्स। लेकिन जाहिर है आज हम इल्म की जिस मिराज पर फाइज हैं उसके पीछे बहुत ही रॉ किस्म की एक्सपेरिमेंट्स और सोचें शामिल थी जो हमें आहिस्ता आहिस्ता इल्म की इस मिराज पे ले आई। इसका मतलब ये होगा कि जहां हम लोग बहुत एडवांस टेक्निक्स पढ़ रहे होंगे वहां हम कुछ बुनियादी बातें भी अंडरस्टैंड करेंगे या उन बेसिस को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि जिसकी वजह से आज हम इतनी बेटर यील्ड और इतनी बेटर क्वालिटी की क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में कामयाब हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एंशिएंट टाइम्स मीन बहुत कदीम दौर से लेकर अब तक जो डिफरेंट किस्म के प्लांट ब्रीडर्स हैं उनकी पीछे यही ख्वाहिश रही है कि हम किसी तरीके से प्लांट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकें। अगर हम गुज़िश्ता 100 सालों की बात करें, हमारे ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स की बात करें, तो हम लोगों ने जिन पर्टिकुलर ट्रेड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है वो क्या कहा था, जाहिर है जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में बोला, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स। लेकिन इसके अलावा हमने प्लांट्स में ये चीज़ें भी गौर की या इन चीज़ों पर भी हम लोगों ने फोकस किया कि क्या प्लांट किसी एनवायरमेंटल प्रेशर को फेस कर सकता है या नहीं कर सकता। जाहिर है डिफरेंट किस्म के एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हो सकते हैं या प्रेशर हो सकते हैं, जिसमें से सैलिनिटी यानी कि ज़मीन में कितनी ज़्यादा मिकदार है नमकियात की। आपको पता है कि अगर प्लांट के सेल के बाहर या एनिमल के सेल के बाहर कंडीशंस हाइपरटोनिक हो जाएं तो प्लांट्स कैन नॉट रिटेन देयर वाटर, बल्कि जो वाटर है वो प्लांट बॉडी में से एनवायरमेंट में मीन सॉइल में आ जाता है। व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स बिगिन टू डाई। लेकिन हम लोगों ने ऐसे प्लांट्स खोज निकाले हैं और ऐसी जीन्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं जो कि बहुत ही हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी जिंदा रह सकती हैं। इट मीन्स कि सैलिनिटी एक बहुत बड़ा इशू था और है, और इसके लिए हम प्लांट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। देन एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत बड़ी रियलिटी है। टेम्परेचर दोनों सेंसेस में मीन्स in the sense of very high temperature and in the sense of very low temperature. Then the drought, यानी कि जो conditions, जो चीज़ें इस प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए मिलना चाहिए in the terms of nutrients, in the terms of salts, in the terms of ions, they are not there. तो अगर इस किस्म की चीज़ें हैं तो उनको जो प्लांट फेस करेगा वो बच जाएगा और जो फेस नहीं करेगा वो मर जाएगा। तो हमने देखा कि इन एक्सट्रीम कंडीशंस में कौन कौन से प्लांट्स जो टॉलरेट कर सकते हैं। हम लोगों ने उन प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया और उनकी फीचर्स को हम आगे और आगे और आगे लेकर चलते गए, यहाँ तक कि हमने उसे बहुत ज़्यादा बेहतर बना लिया, राइट। फिर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं दोज हैव गॉट द जीन्स और द प्रॉपर्टीज दैट अलाउ देम टू फेस राइट वायरसेस, फंगी और फंजाई एंड द बैक्टीरिया। बहुत से ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बिल्ट इन एबिलिटी होती है कि वो इन ऑर्गेनिजम्स को फेस कर सकते हैं। जो फेस करते हैं वो ग्रो करते हैं, जो फेस नहीं कर पाते जाहिर है वो मर जाते हैं। तो निगाह बीना हम लोगों ने खोल के रखी और इन प्लांट्स को डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसेस देने के बाद देखा कि कौन से प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं और कौन से सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर एक और बहुत बड़ी दुश्मन है हमारी क्रॉप्स की, मीन्स पेस्ट। पेस्ट दो किस्म के हो सकते हैं, ओनली इंसेक्ट्स। आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के कीड़े मकोड़े हमारे पत्तों को चट कर जाते हैं। इनमें से वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जांपल इज टिड्डी दल। दल कहते हैं ग्रो को, टिड्डी मीन्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका एक ग्रो होता है जो कि जिनमें बहुत से लॉकर्स शामिल हैं और ये पूरी पूरी फसलों को चट कर जाते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट किस्म की सुंडियाँ जिसमें चितकबरी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, इस तरह की सुंडियाँ शामिल होती हैं जो कि पौधों के पत्तों को खा जाती है। तो हमने देखा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम प्लांट्स में कुछ ऐसी चीज डाल दें, कोई ऐसा टेस्ट डाल दें, कोई ऐसा जीन डाल दें कि जिनको खाने के बाद इन
पेस्ट की डेथ हो जाए या उनका साइकिल स्टॉप हो जाए। अब अगर हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस मीन जो क्लासिकल लोग थे, पुराने लोग थे, उन्होंने क्या किया कि वो डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे, जिसमें खास तौर पे विजुअल हम बज़ाहिर देख लेते थे, और बज़ाहिर यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आंख पे बिलीव करके हम प्लांट को सेलेक्ट कर लेते थे विदाउट नोइंग कि इसके बैक एंड पे जो जीन है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, वेदर इट इज होमोजाइगस रिसेसिव एंड यूजफुल और इट इज हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट एंड यूजफुल। तो इन सारी की सारी बातों को जो प्लांट ब्रीडर्स थे वो बगैर देखे सेलेक्ट कर लेते थे। फिर उसके बाद जो थोड़े से और एडवांस लोग आए, उन्होंने ये प्रॉपर्टी डेवलप की कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम की रिकॉम्बिनेशन करवा लेते थे। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में से जो एक क्रोमोसोम है वो पैटर्नल साइड से आता है और एक क्रोमोसोम मैटरनल साइड से आता है, तो जब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा होती है। तो उन तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स में कि जिनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, उनमें होमोलोगस क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन के जरिए से हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस की और मोर बेटर प्लांट्स को सेलेक्ट किया। फिर आता है उससे आगे वाले साइंटिस्ट का दौर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेबोरेटरी टेक्निक्स इस्तेमाल करना शुरू की, यानी कि सिर्फ अपनी आंख पर यकीन नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एम्ब्रियो रेस्क्यू, देन द म्यूटाजेनेसिस, और आपको पता है कि बहुत डिस्कस किया हम लोगों ने कि हम कैसे डिफरेंट किस्म की म्यूटेशंस को इंड्यूस कर सकते हैं, उसे पैदा कर सकते हैं। तो म्यूटेशंस को पैदा करवाने की सलाहियत म्यूटाजेनेसिस कहलाती है। फिर हम लोगों ने एक मेथड सीखा दैट इज कॉल्ड एज एक्लिमेटाइजेशन, एक्ली। ये जब आप लिखेंगे तो आपने एक्ली लिखना है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आप एक्लिमेटाइजेशन बोलेंगे, और एक्लेमेशन लिखने में क्या आ रहा है, एक्लीमेशन। तो ये आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना है। इट इज समथिंग लाइक हेपाटाइटिस, दोनों वाले केस में ITIS आ रहा होता है, लेकिन हम उसको आइटस करके बोलते हैं। तो सेम इज अ केस हियर। देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स डिटेल के साथ कि एक्लेमेटाइजेशन क्या होती है और एक्लेमेशन क्या होती है। देन सिलेक्टिव ब्रीडिंग, हमने एनिमल केस में भी देखा था, यहाँ भी वही वाली बात हो रही है। देन हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास दो डिफरेंट किस्म की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, मैं उन दो यूनिक प्रॉपर्टीज को दो डिफरेंट प्लांट्स में से इकट्ठा कर दूं एक जगह पर, तो टेक्निक कहलाएगी हाइब्रिडाइजेशन। एंड फाइनली दैट इज अ बैक क्रॉस। का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने एक हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस कर लिया है दैट हैज गॉट सम फीचर्स, और अभी उसमें एक ऐसा फीचर लैक करता है जो कि उसके पेरेंट्स में मौजूद था, तो मैं उस हाइब्रिड प्लांट का क्रॉस कराऊंगा उसके एंसेस्टर्स के साथ टू रीस्टोर दैट यूनिक प्रॉपर्टी इन द अपकमिंग जनरेशन। तो इसे हम लोग बैक क्रॉस का नाम देते हैं। और फाइनली आती है हमारे पास आज का सबसे बड़ा टूल दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें से हम सबको तो डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ को हम डिटेल से देखेंगे। तो आए हम सबसे पहले एक्लेमेटाइजेशन से स्टार्ट लेते हैं और इन्हीं से हम आगे बातों को शुरू करेंगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है हम आहंग होना, किसी चीज के मुताबिक होना, या अपने आप को एक नए माहौल में ढाल लेने की सलाहियत पैदा कर लेना, राइट। तो लिखा भी हुआ आप लोगों के पास डेफिनेशन के सेंस में, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट itself to the gradual change in novel environment. Whenever we use the term novel, इसका मतलब है एक ऐसे हालात का सामना करना पड़ जाए अगर जिससे उसका पहले कभी सामना नहीं हुआ, तो ये हालात कहलाते हैं नोवल कंडीशंस और नोवल एनवायरनमेंट। तो अगर किसी प्लांट बॉडी को मैं नोवल एनवायरनमेंट में रखूं और वो वाला प्लांट, वो वाला एनिमल उसके मुताबिक अपने आप को ढाल ले, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे एक्लेमेटाइज कर लिया है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। चेंज नोवल एनवायरनमेंट में किस किस्म की हो सकती हैं वो हमने यहाँ पे लिखनी है। टेम्परेचर मीन टू से कि मुमकिन है ऑर्गेनिज्म को हम एक ऐसे टेम्परेचर में रख दें जिसका उसने पहले सामना नहीं किया। इट मे बी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, इट मे बी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। सेम इज अ केस विद ह्यूमिडिटी मींस अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। देन इज अ फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब ये है कि रोशनी की ड्यूरेशन, बहुत डिटेल से सब बातें पढ़ के आए आप लोग। एंड देन फाइनली द मेजर ऑफ द एसिडिटी और द बेसिसिटी। अब जो एक्लेमेटाइजेशन है इसका और एडेप्टेशन का एक बहुत बड़ा फर्क है। क्यों?
कि जो एक्लेमेटाइजेशन होती है वो बहुत ही छोटे पीरियड के अंदर होती है। ये घंटों से लेकर दिनों तक और मैक्सिमम वीक्स तक चाहिए होते हैं इसके लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अडेप्टेशन की, तो इसके तो समटाइम लाइफ बल्कि कुछ जनरेशंस चाहिए होती हैं। तो डोंट कंफ्यूज अडेप्टेशन विद एक्लेमेटाइजेशन। Adaptation is a change in an organism for a longer period of time, whereas acclimatization, it is adaptation of an organism for a very short period of time. तो ये दोनों में फर्क होता है। फिर हम एक और डिफरेंस भी आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, दैट इज द एक्लेमेटाइजेशन क्या होती है और एक्लेमेशन क्या होती है। लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि अगर तो आप लोग किसी पौधे को फील्ड में कह रहे हैं कि तुम अपने आप पे चेंजेस लेकर आओ, तो ये कहलाती है एक्लेमेटाइजेशन, मींस द नेचर इन द फील्ड। लेकिन अगर आप यही वाला काम अपनी लेबोरेटरी में कर रहे हैं लोअर स्केल पर, छोटे स्केल पर, तो फिर हम उसे बोलते हैं एक्लेमेशन। आमतौर पे देखा होगा आप लोगों ने कि अगर हम चावल की काश्त करते हैं तो हम लोग पहले चावलों की पनीरी लगाते हैं, राइट, समझते हैं आप लोग इसको, पनीरी लगाते हैं। और उस पर्टिकुलर पनीरी के जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर हम उन्हें प्रॉपर खेत के अंदर लगाते हैं। तो जो पहले वाला काम हम कर रहे थे दैट वाज एक्लेमेशन, लेकिन जब मैंने उसे खेत में लगा दिया तो इट इज कॉल्ड एज एक्लेमेटाइजेशन। इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि इसके जरिए से हम अपने प्लांट्स को इक्विप करते हैं टू फेस विद द न्यू चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ये चेंजेस किस किस्म की हो सकती हैं? ये हो सकती हैं बायोकेमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी प्लांट को देखें तो वो अपनी बायोकेमिस्ट्री को, अपनी मेम्ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज कर लेता है आफ्टर लुकिंग एट द एम्बिएंट टेम्परेचर और टेम्परेचर इन द सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है तो फिर ये प्लांट्स क्या करते हैं कि वो अपनी मेम्ब्रेन को ज़्यादा फ्लूइड कर लेते हैं। अब ज़्यादा फ्लूइड करने का मेथड मेरे पास एक ही है कि अगर ये मेरे पास एक यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन है तो वो अपने अंदर आमतौर पे नंबर ऑफ प्रोटीन को इंक्रीज कर लेती है या नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को इंक्रीज कर लेती है जो उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ा देती है। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया है मैंने, जाहिर है किसी डेजर्ट नुमा कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है अगर, तो फिर ये अपनी मेम्ब्रेन को लेस फ्लूइड कर लेते हैं। और लेस फ्लूइड करने के लिए क्या करना पड़ता है? उन्हें स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स को बनाना पड़ता है। ये वाली स्पेसिफिक प्रोटीन्स कहलाती हैं HSPs, यानी कि हीट शॉक प्रोटीन्स। और जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन कोवेलेंट फोल्डिंग्स शो करवाती हैं और ऐसी प्रोटीन्स को हम लोग चैपरॉन्स का नाम देते हैं, राइट। इन सारी प्रोटीन्स का फायदा ये है कि जब सनलाइट फॉल करेगी तो दीज प्रोटीन्स दे विल ओपन समथिंग लाइक एन अम्ब्रेला एंड दे विल प्रिवेंट द डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम सिस्टम ऑफ द प्लांट। तो इस लिहाज से ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं दे आर वेरी ब्लेसिंग प्रोटीन्स फॉर द प्लांट्स। अब अगर मैं इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को ज़्यादा एक्टिवेट करना चाहता हूँ, ज़्यादा यूजफुल बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे प्लांट्स को एक्लेमेटाइज करने से पहले एक्लीमेट करना चाहिए। यानी कि बहुत ऐसे प्लांट्स हैं कि जिन्हें हम लोग छोटी एज में हाई टेम्परेचर से ग्रेजुअली मीन्स थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा के उनमें हीट शॉक प्रोटीन्स बनवा देते हैं। जब उनमें हीट शॉक प्रोटीन थोड़ी सी बढ़ जाती हैं तो फिर हम इन प्लांट्स को फील्ड में लगा देते हैं, मीन्स उससे एक्लेमेटाइज कर देते हैं। तो चूंकि उनके पास पहले से ये वाली प्रोटीन बनी हुई है और प्रोटीन बनती चली जाएंगी, तो इन प्लांट्स के उस खास से हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तो थी बात बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर की। तो अब हम स्टडी करते हैं किसी लो टेम्परेचर वाले प्लांट्स की। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है मैपल लीव्स। आपको पता है कि मैपल वैसे भी कनाडा का टिपिकल साइन भी है और आपको पता है कनाडा इज एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर यू कैन से कंट्री। तो इन यहाँ पे मैपल लीव्स हैं, आयरसेस हैं या टोमेटोज हैं, अगर हम इनकी बात करें तो दे कैन बी ग्रोन वेरी इफेक्टिवली इन द कोल्डर रीजन। लेकिन करना हमें क्या पड़ता है कि पहले हम लोगों को इन पर्टिकुलर प्लांट्स की भी समझ ले, पनीरी है उसको मुझे लगाना है और उस छोटे प्लांट्स को हम लोग अपनी लैब में क्या करते हैं, आहिस्ता डेली बेस के ऊपर टेम्परेचर को अब रिड्यूस करते हैं। पहले हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था, चूंकि ये प्लांट्स लो टेम्परेचर पे ग्रो करवाने हैं तो मैं टेम्परेचर आहिस्ता लो करता चला जाऊंगा। इसका मतलब ये होगा कि अब इनकी मेम्ब्रेन्स बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गई हैं और अब अगर मैं इस पंजीरी को उठा के
उस नए एनवायरनमेंट पे लगाऊंगा जहां टेम्परेचर फर्दर लो है, तो इन प्लांट्स के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और दे विल प्रोड्यूस टोमेटोज। तो ये थी हमारे पास एक एस्पेक्ट इसका। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट मेरे पास क्या होता है कि अगर मैं इन्हीं पर्टिकुलर प्लांट्स को, जिन्हें हम टोमेटो की बात करते हैं, अगर मैं इनको दूसरी साइड पे लेके चला जाता हूँ और इनकी एक और टाइप को, जो कि ज़ाहिर है परहैप्स इक्वेटर पे ग्रो कर रही है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैं उन टोमेटो प्लांट्स के सीड्स को क्या करूँगा, दोबारा से पनीरी की फॉर्म में अपनी लेबोरेटरी में ग्रो कराऊंगा, उसके छोटे छोटे पौधे बना दूंगा और उनके अंदर ऑलरेडी हमने HSPS यू कैन से प्रोड्यूस कर ली होगी और उनकी फोटोसिंथेसिस एंजाइम्स जो हैं वो काम कर रहे होंगे। तो अब अगर मैं उठा के इस पनीरी को बहुत ही हाई टेम्परेचर में कहीं भी लगा दूंगा तो ये प्लांट्स सर्वाइव करेंगे, उनकी डेथ नहीं होगी और हमें इनसे ऑब्टेन वाली यील्ड ऑब्टेन हो जाएगी। फर्दर देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि हम इसके अलावा और कौन कौन सी टेक्निक का सहारा लेते हैं। इसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ प्लांट्स के अंदर नई नई प्रॉपर्टीज पैदा करने की, प्लांट्स के अंदर नई नई सलाहियतें पैदा करने की। तो उसमें हम एक प्रिमिटिव मेथड पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, रोशनी डालते हैं कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग हमारे पास एक टूल था और जैसा हमने लिखा है, इट इज़ द आर्ट ऑफ साइंस। ये साइंस का वो वाला आर्ट है कि जिसके ज़रिए से हम लोग किसी एक प्लांट के एग्जिस्टिंग ट्रेड्स को बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए हमें क्या, वही बात है, निगाहे बीना। हमें एक रोशन आंख चाहिए, देखने वाली आंख चाहिए, जो रिक्वायर्ड ट्रेड्स को प्लांट में ढूंढे और उसके बाद उन सिलेक्टिव प्लांट्स को सिलेक्टिव प्लांट्स के साथ ही क्रॉस करवा के हमेशा सुपीरियर जीन्स की सिलेक्शन करवाने में हेल्प कराए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हम करवा रहे हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग और इसके लिए हमें एनुअल यकीन, अपनी आंखों पे यकीन करना पड़ता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न मेथड की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम डिफरेंट किस्म के यूज़ कर सकते हैं जीन मार्कर्स। जीन मार्कर का मतलब मेरे पास ये है कि मैंने सर्टन जीन के साथ सर्टन फ्लैग्स अटैच कर दिए हैं, सर्टन फीचर्स को अटैच कर दिया है। अगर मैं उस पर्टिकुलर फीचर को आइडेंटिफाई करूं तो आई कैन स्टैम्प कि ज़ाहिर है ये वाला जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ मार्कर मीन प्रेजेंस ऑफ जीन। तो मैं जीन मार्कर्स को इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर जीन की प्रेजेंस या एब्सेंस को इंश्योर कर सकता हूँ। अगर मुझे वो जीन चाहिए तो उसकी प्रेजेंस को इंश्योर कर सकता हूँ और अगर मुझे वो जीन नहीं चाहिए तो मैं उस जीन की एब्सेंस को इंश्योर कर सकता हूँ यूजिंग दीज पर्टिकुलर मार्कर्स। फिर आपको पता है कि हमारे पास डीएनए टेस्ट होता है और हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और जाहिर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाला पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और इसके लिए ऑल द टाइम फेवरेट टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी PCR, वो हम लोग स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइन करके ये वाला काम करते हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, डिटेल्स डिस्कस हुई आप लोगों के साथ। फिर इसके अलावा जीन मैपिंग कर सकते हैं और जीन मैपिंग के जरिए से हम केस, व्हेनेवर आई राइट केस मींस थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को एक ही वक्त पे एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट द ऑटोमेटेड जीन सीक्वेंसर्स। तो हम रियल टाइम जीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटेड जीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं और जो हमारे पास एक मैनुअल मेथड था PCR करने का, उसके जरिए से भी हम छोटी मोटी चीज़ को एम्पलीफाई करके देख सकते हैं। तो ये वो मेथड है जिसके ऊपर आज हम लोग काम कर रहे हैं और हम सिर्फ एनुअल यकीन पे काम यकीन नहीं रखते, बल्कि हम मोलेक्युलर लेवल के ऊपर प्रेजेंट जीन्स को देख सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड तो हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड तो हम उनको वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वो सारी की सारी टेक्निक्स हैं कि जिनको हम लोग ऑब्जर्वेशंस के थ्रू प्रॉपर वेरीफाई करते हैं और इसका फ़ायदा हमारे पास ये है कि ये वाला मेथड ज़ाहिर है मोर रिलायबल है, मोर ऑथेंटिकेटेड है। और जब हम कोई पर्टिकुलर सीड या कोई पर्टिकुलर प्लांट किसी ऑर्गेनिज्म को आफ्टर दीज प्रोसेसेस देते हैं तो उस पर हमारे एतमाद की क्या लगी होती है, मोहर लगी होती है और वो फीचर जो हम कहते हैं कि इस प्लांट के अंदर मौजूद है वो डेफिनेटली मौजूद होते हैं। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स एक इंटरनेशनल एजेंसी है, दैट इज कॉल्ड एज IDA। IDA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इससे बाद मेरे पास क्या है कि ये वाली जो डेवलपमेंट अथॉरिटी दुनिया में फूड की पैदावार की बढ़ाने की, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, उसकी क्वांटिटी को इंश्योर करने की जिम्मेदार है। उसका कहना ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास नित नए वैरायटी के प्लांट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, नित नई वैरायटीज़ के क्रॉप्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। उसकी वजह हमारे पास ये है
कि अगर ये होगा तो हमारी यील्ड बढ़ेगी, हमारी पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़ेगी, हमारी डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जो हमें नमकियात या ऑयल्स वगैरह नहीं मिल रहे उसकी कमी अगर होगी तो भी ये प्लांट का सामना कर लेंगे। इन सारी की सारी एफर्ट के पीछे, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोला था, एक ही ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश क्या है कि हम इस एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन को एवर ग्रोइंग फील्ड्स प्रोड्यूस करके खुराक देते रहें। यही हमारी सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव है और यही आइडिया कर भी रहा होता है। और इस पर्पस के लिए वो हमें नई लाइन्स ऑफ एक्शन भी देता रहता है, साइंटिस्ट की नई टीम देता रहता है, नए आइडियाज देता रहता है, और उसके जरिए से हम नित नए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन, ये एक और प्रिमिटिव टेक्निक है। जब हम करेंगे क्या कि हम लोग दो, इसी तरह की हमारे पास एक और टेक्निक है और उसका नाम है इंटरब्रीडिंग टेक्निक। इसके जरिए से हम करते क्या है कि हम दो क्लोजली रिलेटेड मीन्स मिलती जुलती स्पीशीज और डिस्टेंटली रिलेटेड मीन्स स्पीशीज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, लेकिन हम उन दोनों को क्या करा देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टैंडर्ड क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में वो जीन प्रेजेंट है तो हम उन दो क्लोजर में मिला लेंगे, और अगर वो दो डिस्टेंट जीन स्पीशीज है तो फिर उनको मिला लेंगे। मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि एक प्लांट हो, एक बैक्टीरिया हो, मैंने एक स्पीशीज ली हो कि जिसके अंदर प्लांट्स के जीन हो और दूसरी वो स्पीशीज जिसमें किसी बैक्टीरिया का जीन हो, तो नाउ दे आर डिस्टेंट रिलेटेड, लेकिन मैं दोनों को मिला सकता हूँ और मिला के एक हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए आमतौर पे हम जो एग्जाम्पल लिखते हैं या जो आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है वो क्या है कि हमारे पास एक पी है, पी मीन्स मटर के पौधे की बात कर रहे हैं। मटर की मेरे पास दो वैरायटीज थी। एक वो वैरायटी थी कि जिसके अंदर लो यील्ड, पैदावार तो कम आती है लेकिन वो माइल्ड्यू रेजिस्टेंट है, एक फंगल इन्फेक्शन है माइल्ड्यू, वो उसको रेजिस्ट करती। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि इसमें लो यील्ड वाला करैक्टर तो मेरी पसंद का नहीं है, लेकिन माइल्ड्यू रेजिस्टेंस ये बहाल मेरे काम की चीज। उन्होंने इसको मिलवा दिया, क्रॉस करा दिया, हाइब्रिड बना दिया, किसके साथ, माइल्ड्यू ससेप्टेबल, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर पी के ऊपर माइल्ड्यू एक्ट करेगी तो ये बीमार हो जाएगा पौधा, लेकिन इसमें खूबी मौजूद है जो हमारे इंटरेस्ट की है, और वो क्या है, हाई यील्ड। इसका मतलब ये कि वन वे और द अदर मुझे बेसिकली करना क्या है कि यहां से ये वाला जीन सेलेक्ट करवाना है और यहां से ये वाला जीन सेलेक्ट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा। इस रिजल्ट में मेरे पास पहले एक हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस हाइब्रिड प्लांट के अंदर चांस है कि ये जीन सेलेक्ट हो जाए या ये जीन सेलेक्ट हो जाए। जो जीन सेलेक्ट हो गया अगली दफा मैं उसका क्रॉस उसके ओपोजिट प्लांट से करवाऊंगा। कौन वाले से, पेरेंट प्लांट से। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं कि इसमें सेलेक्ट हो गया मेरे पास माइल्ड्यू जीन, तो माइल्ड्यू रेजिस्टेंट जीन तो आ गया लेकिन अभी भी यील्ड कम है, तो मैं दोबारा इसका क्रॉस कराऊंगा P1 के साथ, मीन पेरेंट्स के साथ, तो ये कहलाएगा एक हाई यील्डिंग बैक पेरेंट, पीछे वाला पेरेंट, तो कहलाएगा बैक क्रॉस। तो मैंने दो काम किए, मैंने पहले नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन करवाई और नंबर 2 पे उसका मैंने बैक क्रॉस भी करवा दिया। जब मैं दो चीजों को मिलाऊंगा तो अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो गई, यानी कि इस पेरेंट की माइल्ड रेजिस्टेंस और इस पेरेंट की हाई यील्ड। तो इस लिहाज से मेरे पास दोनों क्वालिटीज कंजर्व हो गई। अब मैं इस पर्टिकुलर प्लांट को क्लोनिंग के जरिए से या इनब्रीडिंग के जरिए से क्या कर सकता हूं, दोबारा से प्रोड्यूस कर सकता हूं, और जब तक मुझे फर्दर इस पर्टिकुलर प्लांट की यील्ड बढ़ाने की जरूरत नहीं है तब तक हम इसी पर्टिकुलर प्लांट की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से प्रोपेगेशन करवाते रहेंगे। Now we want to see the last thing, and last thing is called as genetic engineering। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी पौधों की प्रॉपर्टीज को इनहांस करना चाहते हैं और कर रहे हैं हम लोग। और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये लास्ट 2 डेकेड्स, कहना वैसे कम है 2 डेकेड्स, शुड बी रादर 4 डेकेड्स, तकरीबन पिछले 40 साल से हम इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपकी बुक में 2 डेकेड लिखा है तो आपने 2 डेकेड ही याद करना है। उसके जरिए से हम करते क्या है कि हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी पर्टिकुलर बैक्टीरियम के प्लाज्मिड के साथ मिक्स कर देते हैं और वो बन जाता है मेरे पास एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और फिर उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम दोबारा से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस
और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस इसमें ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद हम इन बैक्टीरिया को कहते हैं कि तुम प्लांट बॉडी में जाओ और हमारे प्लांट बॉडी में ये वाले जीन्स छोड़ दो। तो जिस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी में ये वाले ऑर्गेनिज्म जाएंगे, जाहिर है उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन मूव कर जाएगा। सवाल ये है कि अब तक हम किन किन यू कैन से फीचर्स को कंसिडर कर रहे हैं टू मेक GMPs और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो आंसर इज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स एंड हर्बिसाइड्स। यानी कि आप लोगों की बुक एग्जाम्पल के मुताबिक हम इन दो को फोकस करें, हालांकि थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं कि जिनके ऊपर दुनिया की थाउजेंड्स लेबोरेटरी में थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट दे आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग। डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिखा है मैंने प्रॉपर हेडिंग आप लोगों के लिए, हाउ डू वी डू इट, आखिर हम ये काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, उसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है, इट हैज गॉट अ जीन एंड दैट वेरी जीन कैन किल व्हाट द पेस्ट। तो हम करते क्या है कि हम बैसिलस thuringiensis से ये वाला जीन आइसोलेट कर लेते हैं, और आइसोलेट करने के बाद उसे इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम के प्लाज्मिड के साथ मिला के इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम को जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बना देते हैं, और फिर इस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को कहते हैं कि तुम जिस भी प्लांट को हमने मॉडिफाई करना उस प्लांट के पास चले जाओ और हमारे जीन को वहां पर डिलीवर कर दो। तो जब ऐसा हो जाता है तो ये बन जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब इस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के अंदर एक इंसेक्ट किलिंग जीन प्रेजेंट है। होगा क्या माय डियर स्टूडेंट्स कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉटन की। कॉटन को बहुत अफेक्ट करता है इसका पेस्ट दैट इज कॉल्ड एज द कॉटन बोलवर्म। ये जो मेरे पास कॉटन बोलवर्म है, जब भी ये वाला कॉटन बोलवर्म इस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के लीव्स को खाएगा, तो चूंकि उसके पास इंसेक्ट किलिंग जीन प्रेजेंट है तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो थोड़े से पत्तों की बलि देकर या नुकसान उठाकर हम बाकी सारे के सारे प्लांट बॉडी को उन पर्टिकुलर पेस्ट से बचा सकते हैं। तो ये है एक मेथड, इसके जरिए से हम लोगों ने दो डिस्टेंट बहुत दूर दूर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को इकट्ठा कर दिया और हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लिया। फिर इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि हम एक जीन इंसर्ट करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर जीन को इंसर्ट करने का फायदा ये होता है कि उस पर्टिकुलर जीन की वजह से प्लांट की डेथ नहीं होती। जरा बात को गौर से सुनिएगा। हमारे पास है यू कैन से प्लांट्स, और ये जो प्लांट्स हैं इनके बहुत सारे पेस्ट्स हैं, ठीक है। और वो जो पेस्ट्स हैं अगर हम उनको किल करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा। वो जो स्प्रे है वो हर्बिसाइड है और वो डिफरेंट किस्म की हर्ब्स को किल करता है या मुकम्मल तौर पे खत्म कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी मैं हर्बिसाइड को स्प्रे करता हूं तो वो जो पेस्ट है वो तो मरते ही मरते हैं, साथ मेरी अपनी क्रॉप से मिलना शुरू हो जाती है। नाउ हाउ वी कैन डील विद इट। इसका तरीका हमारे पास ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि वो प्लांट जिन्हें हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया होता है, हम उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर हर्बिसाइडल प्रोटीन्स मॉडिफायर डाल देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अब ये वाली हर्बिसाइड अगर इस प्लांट बॉडी के ऊपर फॉल भी करेंगी तो चूंकि इस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के ऊपर इस पर्टिकुलर स्प्रे का रिसेप्टर ही मौजूद नहीं है तो वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो जिन पर्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर इस पर्टिकुलर स्प्रे को किया जाएगा, अगर उनमें इसका रेजिस्टेंट जीन हुआ तो वो बच जाएंगे और अगर रेजिस्टेंट जीन ना हुआ तो मर जाएंगे। तो चूंकि जो प्लांट्स हम ग्रो कर रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो इस स्प्रे से नहीं मरते, और जो आम जड़ी बूटियां होती हैं उनके पास इस पर्टिकुलर स्प्रे के अगेंस्ट जीन प्रेजेंट नहीं है, वो सारे के सारे मर जाते हैं। इस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स हो जाती है और हमारी यील्ड बढ़ जाती है। डेफिनेटली इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास दैट इज ग्लायोफोसेट। ये जो ग्लायोफोसेट है इसका हम आमतौर पर ये क्लेम करते हैं, बहुत से लोग क्लेम करते हैं इससे नुकसान इंसान को कोई नहीं होता, हालांकि ऐसी बात नहीं है। बहुत सी रिसर्चेज ये बता रही हैं कि ये जो हमारे पास ग्लायोफोसेट है ये इंसानों के लिए भी बहुत सीवियर किस्म का कार्सिनोजन है।
लेकिन बहरहाल अगर हम चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, और वैसे भी आपको पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अगर हम ऐसा काम करने में कामयाब हों तो हम नॉट ओनली कैंसर से बच सकते हैं बल्कि आपका जो दीन है आप उसको ओबे भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर दुआ के साथ कि खुदा करे कि हम ऐसी चीज़ें जो इंसान के फ़ायदे के लिए हों वो बनाने में ज़रूर कामयाब हों, और ऐसी मेडिसिन भी बनाएं जो इन ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदेमंद तो हों ही, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद ज़्यादा साबित हों और नुकसानदेह कम साबित हों। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।